नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 सितंबर 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज 4 इश्यूज़ हैं। पहला तो जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है उसके बाद में अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। दूसरा, यूएसए ने जिस तरीके से F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है उसके क्या मायने हैं। तीसरा कि ग्लोबल साउथ जिसको इंडिया ने हमेशा लीड किया या इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया उसको इंडिया ने बहुत हद तक अभी भुलाया हुआ है, ठीक है, या फिर ध्यान नहीं दिया। पर अभी की जो परिस्थितियां बन रही हैं वहाँ पर ग्लोबल साउथ की रेलेवेंस फिर से बन रही है, वो हम जानेंगे। ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली जो अभी एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टेली कम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल, ठीक है, तो उसमें क्या कमियां हैं वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 इश्यूज़ है, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है रीडिस्कवरी ऑफ साउथ, ठीक है। पहले हम सबसे पहले इसके मैप को देखते हैं। ये आप मैप में देख सकते हो, ग्रीन जो है वो ग्लोबल साउथ है और ये जो रेड है दैट इज़ ग्लोबल नॉर्थ। डिवीज़न किस बेसिस पे है? डेवलपमेंट लेवल पे। ग्लोबल साउथ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल नॉर्थ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके साथ ही इकोनॉमी है ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न है ना, इस डिवीज़न में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट लीडर, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये कंट्रीज़ है, मैक्सिको, ठीक है। तो अभी इंडिया ने, आपको पता है, जिस तरीके से G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो टेक ओवर करनी है, ठीक है, इसी साल के एंड में, दिसंबर मंथ में। तो G20 को डिफंक्ट बताया जा रहा है, दैट मीन्स अभी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो बोलो ग्लोबल साउथ की तरफ फिर से ध्यान देना चाहिए इंडिया को, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। संजय बारू जी हैं, ठीक है, इनका ये कहना है, देखो ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, यूक्रेन में इन्वेड करना, ठीक है, चाइना रशिया का एक तरफ हो जाना, वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक तरफ हो जाना, ये चीज़ अभी देखने को मिल रही है। मेजर इकोनॉमीज़ बिल्कुल वीक पड़ रही हैं, मतलब प्रोग्रेस उनकी अच्छी नहीं है। G20 कंट्रीज़ की बात करें तो अभी प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में आने वाली है और सवाल ये है कि G20 ग्रुप जो है वो भी कहीं ना कहीं फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। चाहे अगर रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो कोविड के टाइम पे जो क्राइसिस था उसमें G20 इतना सक्सेसफुली, कह सकते हैं ना, काम नहीं कर पाया। इंडिया देखो हमेशा से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के रहा है, ठीक है। और जब अभी रिसेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स हुई हैं उसको लेकर के बातचीत हुई कि भाई साउथ साउथ कोऑपरेशन में क्या इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया ने इग्नोर ही कर दिया, ऐसे कुछ बातें चल रही थी। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने क्या कहा कि ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी है वो मेंटेन्ड है, हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चल रहे हैं और हमारे डीएनए का पार्ट है ग्लोबल साउथ, ये चीज़ बोल दी गई। अब आप देखो कि पिछले 2 से 3 दशकों की अगर बात करें, जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है 1990 से लेकर के 2010 मतलब 2010s की बात करें, 15, 16, 17, 80s, है ना, 2017, 18 ऐसे, तो इंडिया जो है वो खुद अपने आप में इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान दिया। राइजिंग लीडिंग मेजर पावर के तौर पे हमने काम करने की कोशिश की कि हमें ये स्टेटस चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है एक मल्टी पोलर वर्ल्ड बने, ठीक है, ना तो बाईपोलर ना यूनिपोलर, हमें किसी एक कंट्री की हेजेमोनी भी नहीं चाहिए और ना हमें 2 गुटों में बटा हुआ वर्ल्ड चाहिए। हमें चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कंट्रीज़ हैं उन सबको मौका मिले अलग अलग जगह पे अपने अपनी काम करने का, राइट। अब देखो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं ना उनको लो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टेटस मिला हुआ, एग्जैक्टली इंडिया अभी भी उसी में चल रहा है, ओके। तो ऐसे में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ग्लोबल साउथ बोल दिया। अब थर्ड वर्ल्ड कैसे बोला गया? फर्स्ट वर्ल्ड तो हो गए डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड या डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेसी जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड बोल दिया गया किसको? जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि कॉलोनियल लेगेसी को भुलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुद की एक अपनी पाथ ब्रेकिंग जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देखो G77 कंट्रीज था ना, ये ग्लोबल साउथ का ही था, ठीक है, कि जो कॉलोनियल पीरियड से फ्री हुए हैं कंट्रीज़, जिनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन पहले हो चुका था, वो साथ में आकर के अपनी खुद की डिमांड्स को फुलफ़िल करवा सकें, राइट।
तो एक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश हुआ था G77 का, जिसमें आज लगभग 134 मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, इंडिया ने G77 की लास्ट मीटिंग होस्ट की थी 1980s के टाइम पे। तब से लेकर अभी तक G77 पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और करंटली कौन प्रिजाइड कर रहा है G77 को? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी ग्लोबल साउथ में आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग थोड़े ना है पाकिस्तान। फिर बात करें इंडिया की, तो इंडिया किस में इन्वॉल्व रहा पिछले 30 सालों में? अगर हम 1980 के बाद की बात करें तो G7+, ब्रिक्स, SCO, RIC, ठीक है, क्वाड, इनमें, या फिर जाई की बात कर लो, जापान अमेरिका इंडिया ट्राइलेटरल मीटिंग्स हैं, इनमें इंडिया एंगेज करता रहा। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्यों इंडिया को अपना आउटलुक चेंज करने पे अभी सोचना है या सोचना पड़ रहा है? जैसे अभी स्टेटमेंट आया ना कि ग्लोबल साउथ तो हमारे DNA का पार्ट है, तो उसके कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं राइटर, वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो राइटर ये बोल रहे हैं कि लगातार जो ये 5 कंट्रीज है ना, बिग 5, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन गवर्नेंस में चेंज नहीं आने देते। बोलने को तो अपनी तरफ से, इंडिया की तरफ से जब भी बात बोली जाती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने चाहिए और इंडिया को परमानेंट सीट दे दो, तो उसको एंडोर्स तो कर देते हैं कि हाँ जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पर सच बात तो ये है कि ये चाहते ही नहीं है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो इंडिया को समझ में आ रही है, ये हमेशा से रहा है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि वेस्टर्न ग्लोबलाइजेशन जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनमें भी बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लाने देना चाहते ये वेस्टर्न कंट्रीज। जहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इमर्जेंट इकोनॉमीज हैं, वो चाहती हैं कि हमारा प्रेजेंस अच्छा हो, जैसे कि इंडिया और चाइना। WTO जैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिया और चाइना एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा फैक्टर क्या है जो इंडिया को अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए पुश कर रहा है? देखो, US, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, इनकी अगर बात की जाए तो ये कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज पे बढ़ते हुए कर्जे को बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि रिलैक्सेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज पे जो लोड बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल डेट का, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चौथा, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बातें तो बहुत कर ली कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ उनको हेल्प देंगे, और वो बातें ही होके रह जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती। एक ये पॉइंट आ गया। इसके अलावा जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है, तब से ईस्ट वेस्ट पावर स्ट्रगल बढ़ गया है। ईस्ट में कौन आ गया? चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज़, और वेस्ट वाले कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रशियन इन्वेजन जब से हुआ है यूक्रेन में, तब से डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, आज पाकिस्तान श्रीलंका क्यों बर्बाद होकर के बैठे हैं? ये भी तो ग्लोबल साउथ की पार्टी है ना। इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि जब से ईस्ट वेस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। कोविड ने तो पहले बर्बाद किया ही था, बची रही सही कसर ये पूरी कर चुका है। अब यहाँ पर केवल रशिया को हम ये कहें कि जी भाई रशिया ये एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, तो रशिया नहीं, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा इशू निकल करके आ रहा है। देखने को तो कई एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि इंडिया जो है वो USA, रशिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, तो बातचीत कर करके मैटर को सॉर्ट आउट कर देगा, एक स्विंग स्टेट का काम कर लेगा इंडिया। और सच बात यह है कि ना तो जो बाइडन और ना व्लादिमीर पुतिन, दोनों ही बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, और हर तरफ अपने हिसाब से अपना काम करते चले जा रहे हैं। ना तो व्लादिमीर पुतिन ने ये चीज़ एक्नॉलेज बात कर ली कि हाँ जी हम युद्ध रोक देंगे, पर सच बात तो ये युद्ध कहाँ रोका? बोला कि हाँ हम जल्दी रोक देंगे, ऐसा समथिंग स्टेटमेंट देते हैं SCO की साइड लाइन्स पे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अमेरिका को बोल दिया, बोला रशिया पे तुम सैंक्शंस लगाते जाओगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बोला, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, रशिया उल्टा ज़्यादा भड़केगा। ठीक है, और यही हो रहा है अभी फ़िलहाल तो ये है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने क्या कहा कि जी हमारी कमर तोड़ रही है तेल की महंगाई। ठीक है, तो वो चीज़ ये नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है ना, वो फिर हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि भैया जो हम कर रहे हैं उसमें एक और हमें काउंटर ऑप्शन निकालने की ज़रूरत है कि नहीं? आज कोविड के बाद में देखो ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने कितना नुकसान पहुंचा दिया है।
कॉलोनियल नेशंस जो थे, जो पोस्ट कॉलोनियल नेशन, जैसे इंडिपेंडेंस ली जिन्होंने, है ना, तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके कॉलोनियलिज्म का जो सिस्टम है उसको हम ख़त्म करें, ठीक है, जो हमारे दिमागों में जो माइंडसेट सेटल है उसको निकाल दें। और उसी चीज़ को लेकर के G77 जो था ना, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ हमेशा दिखाई दिया है, और इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ था G77, ठीक है। पर वही है कि जब 1990s के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में इंगेजमेंट बढ़ गई थी, तो उस टाइम पे G77 पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। क्या बोला गया कि फ्लैट वर्ल्ड है, सभी इक्वल हैं, इस तरीके की बातें होने लग गई जब ग्लोबलाइजेशन राइज हुआ। पर सच बात तो यह है कि अभी भी इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। अब देखो, G20 की चेयरमैनशिप इंडिया के हाथ लग रही है। अब सवाल ये है कि G20 क्या उतना रेलेवेंट है? अब देखो, G20 में तो जो बाइडेन भी बैठते हैं, व्लादिमीर पुतिन भी बैठते हैं। क्या यूक्रेन वॉर के चलते हैं अभी, वैसे देखा जाए तो अभी जो मीटिंग होने वाली है ना G20 की, ये जकार्ता में होगी। इंडोनेशिया अभी करंट चेयर है, ठीक है, और कमिंग चेयर कौन होने वाला है? इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि G20 में क्या बातचीत हो पाएगी जब ये दोनों कंट्रीज के लीडर आमने सामने बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब G20 मोर और लेस नॉन फंक्शनल होता चला जा रहा है। एक वो वक्त था जब 2008 से लेकर 2011 के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी पूरी दुनिया। उस टाइम पर G20 शानदार काम कर पाया था। पर आज की अगर बात करें तो आज तो कोविड के टाइम पर भी G20 सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया था, चाहे कोविड वैक्सीन पॉलिसी को लेकर ये देख लो या कुछ और तरीके से। तो कुल मिलाकर के G20 पे यहाँ पे राइटर सीधा सवाल उठा रहे हैं कि माना कि हम प्रेसिडेंट या चेयरमैन बन जाएंगे, चेयरपर्सन हमारे हाथ में चेयर लग रही है G20 की 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए, पर G20 इतना फंक्शनल नहीं है जितना कि 2008 से 2011 के बीच में हुआ करता था। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना गेयर चेंज करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब इंडिया जो है वो नॉर्थ साउथ डायलॉग के बारे में सोच सकता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ की बात करें तो इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, ये तीनों, जिसमें इंडोनेशिया करंट चेयर है, इंडिया कमिंग चेयर है, और ब्राज़ील आने वाला चेयर बनेगा G20 का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉर्थ साउथ इशू को फ्लैग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक अपॉर्चुनिटी आ रही है G20 में। तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। वो ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते ध्यान तो देंगे नहीं ये कंट्रीज़, क्योंकि रशिया और USA दोनों आमने सामने बैठे रहेंगे, तो वहाँ पर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो अगर मल्टीलैटरलिज्म की बात हम करें, हम जो बात करते हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कंट्री की हेजेमनी है या फिर किसी और दो कंट्रीज़ के बीच में डिवाइडेड हो वर्ल्ड। तो हम इंटरनेशनल फाइनेंस, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग कंट्रीज़, एक्सटर्नल डेट, हमारे जैसे कंट्रीज़ के ऊपर जो कर्जा रहता है वो, या फूड प्राइसेस, इनको लेकर के हम बात कर सकते हैं। और एग्जैक्टली हमारा तरीका वही हो सकता है जो कि इंडिया राइज होने से पहले G77 में उठाया करता था जिन मुद्दों को। अगेन 1980s की बात हम कर रहे हैं कि 1980s में जिस तरीके से हमने ग्लोबल साउथ को साथ में लिया, तभी तो ग्लोबल साउथ की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया को बोला जाता था। तो वही चीज़ जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, और इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट भी दिए हैं कि हाँ जी, हमारे DNA का पार्ट है ग्लोबल साउथ। तो इस चीज़ को हमें हार्नेस करने की ज़रूरत है ना। और साथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, चाहे अफ्रीका में हो, साउथ एशिया में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो डेवलपिंग वर्ल्ड भी है, वो भी देखो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जब से ये कोविड क्राइसिस आया है, प्रॉब्लम किसको ज़्यादा देखने को मिली? जो गरीब है उसको ज़्यादा देखने को मिली है। तो इस तरीके से ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठाने का मौका है इंडिया के पास में, ग्रैब करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को। बाकी हमारे यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो थोड़े से वेस्टर्न टिल्ट को ज़्यादा विश्वास में लेकर के चल रहे हैं। बाकी राइटर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये एक ऑप्शन है कि ग्लोबल साउथ को हमें फिर से साथ में लेना चाहिए, जो कि हमने बहुत हद तक अबंडन कर रखा है, जो कि ठीक बात नहीं है, ये बोली जा रही है राइटर के द्वारा। फिर बोल रहे हैं कि टूरिज़्म भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 की अभी मीटिंग्स होंगी, 1 साल के लिए लगातार यहाँ पे मीटिंग्स होती रहेंगी। तो टूरिज़्म जो मिनिस्ट्री है उनका भी ये कहना है कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म को प्रमोट करने की। अब देखने वाली बात यह है कि टूरिज़्म प्रमोट होगा
ग्लोबल साउथ का जो इशू है, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो, ये सारी चीज़ें मिलकर के आगे किस ट्रेजेक्टरी पे हमें लेके जाती है, और राइटर ने जो सजेशन देने थे वो दे दिए। ये थे मोटी मोटी चीज़ें। आगे चलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आई ऑफ द स्टेट। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर तन्मय सिंह एंड कृष्णेश बापत जी ने। इनका ये कहना है कि 2 दशक पहले, जब 2 दशक ने 3 ही बोलो अब तो, ठीक है, वीपी सिंह सरकार जो थी 1990 के लगभग 1990 की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर एक सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की जाती है कुछ पॉलिटिशियन के द्वारा। और उनका क्या एलिगेशन था कि स्टेट का मतलब सरकार जो है वो फ़ोन टेपिंग करवा रही है, उस चीज़ के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है। और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लीगल कह सकते हैं ना कि अपनी तरफ से स्टेटमेंट रिलीज़ किए थे कि भाई सर्विलियंस के लिए जो भी कानून है इंडिया में वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होने चाहिए या उनका कैसे लागू होना चाहिए उनको। तो अब राइटर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं दोनों कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस जो आई थी ना वीपी सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ में, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके बाद में फ़ोन टेपिंग के अगेंस्ट में, तो वो ही कुछ ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इशू की हुई गाइडलाइंस या वो डायरेक्टिव्स है ना, वो ही कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को या प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकती है। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल रिलीज़ किया है 2022 का, जो कि टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 को रिप्लेस करेगा। अब इस ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में एक कमियां हाईलाइट की जा रही हैं, वीकनेसेस हाईलाइट की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन मांगा है। अब पब्लिक ओपिनियन में तो राइटर्स देंगे डेफिनेटली ओपिनियन कि हाँ जी ये कमियां हैं इसमें, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोले जो वीकनेसेस या जो कह सकते हैं ना कि स्टेट को पावर्स टेलीग्राफ एक्ट 1885 में दी हुई थी, वो की वो कमियां जो हैं वो कंटिन्यू की जा रही हैं। जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल का जो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है उसमें भी वो क्या क्या कमियां हैं वो जानते हैं। देखो, टेलीग्राफ एक्ट जो है वो एक्सेसिव पावर देकर के चल रहा है सर्विलियंस के लेकर के। 1885 का सर्विलियंस का मतलब नजरें गड़ा करके रखना, देखना क्या चल रहा है, ठीक है। आप देखते हो ना कैमरे के नीचे यू आर अंडर सर्विलियंस समथिंग, आपने देखा होगा, तो वो वाली चीज़ हो गई। तो कुल मिलाकर के जो एक्सेसिव पावर्स हैं वो टेलीग्राफ एक्ट में भी थी और वो आज भी दी जा रही हैं। आज फ़र्क इतना सही, टेलीग्राफ एक्ट में तो सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंडर में दिया हुआ था, जहां पर स्टेट जब भी सर्विलियंस करे तो ना तो स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है, ना उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइजेज है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन उसमें था। जबकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या है, वो एक तरीके से स्टेट पे लिमिटेशंस हैं कि भाई यहाँ के सिटीजन्स जो हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको आप फ्रीडम प्रोवाइड करोगे। और राइट टू प्रिवेसी वैसे ही ऑलरेडी पुट्टास्वामी केस के बेसिस पे डिक्लेयर हो चुका है कि जी हाँ ये तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है। तो अब ये जो प्रोविजन जो टेलीग्राफ एक्ट का था ना सेक्शन 5(2) में, ये सेम चीज़ अभी जो टेलीकम्युनिकेशन का जो ड्राफ्ट बिल रिलीज हुआ है 2022 का, उसके क्लॉज 24 क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 2 में डाला हुआ है। और इसमें यह है कि अब इसमें अभी तक तो टेलीकॉम में फ़ोन टेपिंग की इनकी बात ही करते थे, अब ओवर द टॉप को भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ओवर द टॉप कम्युनिकेशन जैसे हम जानते हैं ना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इन पे हम कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल पे, इन पे, ठीक है। तो बोले ओवर द टॉप कम्युनिकेशन को भी अब आप क्या किसके अंडर ला रहे हो, टेली कम्युनिकेशन के अंडर में, ठीक है। तो इससे संबंधित हमने पूरी डिटेल देख ली थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा कि क्या है बिल के प्रोविजंस, ठीक है ना। अभी हम केवल कमियां देख रहे हैं, बिल के प्रोविजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एक्सप्लेन पेज पे, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात यह है कि अब तो और ब्रॉड बेस हो गया, अब तो सर्विलियंस और ज़्यादा हो सकती है, डेटा को कलेक्ट करना और आसानी हो जाएगी सरकार के लिए। पर सवाल यह है ना कि वहाँ पर प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जबकि हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो था, अब बिल जो था पार्लियामेंट में, वो भी रिपील हो गया, कोई हमारे पास कानून भी अवेलेबल नहीं है। जब भी ये हम कम्युनिकेशन करते हैं ना इन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है इनमें। दैट मीन्स कि जो ट्रांसमीटर है, सेंडर है वो, और रिसीवर है वो, उन दोनों के अलावा बीच में कोई तीसरी पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से उस एनक्रिप्शन मतलब उस मैसेज को या उस कंटेंट को रीड नहीं कर सकता था। पर अब क्या किया जा रहा है कि जिस तरीके से डेटा एक्सरसाइज की जा रही है उसमें लगता है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो कोडिंग थी
वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसमें क्या किया जा रहा है कि मेटा डेटा, जैसे मान लो हमारा कोई फ़ोन नंबर है, हमारी यूज़र प्रोफाइल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे या किसी भी मान लो ओटीटी पे, ठीक है, किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप है, क्या बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी इस ड्राफ्ट बिल के अंडर में इस तरीके से डाल कर दी गई हैं कि जी गवर्नमेंट को जब भी ठीक लगे तो वो डेटा वो एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर मुद्दा आ गया फिर प्राइवेसी का। इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है इसका क्लॉज 24 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, ज़्यादा सर्विलियंस दी जा रही है ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो भी है, मान लो सीबीआई है, ईडी है, वो कोई भी सवाल अगर पूछे या पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए हो तो वो डेटा शेयर करना ही होगा। तो उस केस में दो इंडिविजुअल्स के बीच में या किसी भी ग्रुप पे कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, तो वो भी शेयर करनी पड़ सकती है अगर ये बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो, है ना। तो इस केस में क्या हो गया कि कुछ प्राइवेट बातें होती हैं वो भी फिर पब्लिक डोमेन में ओपन हो जाएगी। पब्लिक डोमेन को मतलब हो गया गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास में। इसके अलावा दो एडिशनल पावर और दी जा रही है जो कि कंसर्निंग है क्लॉज 3 और क्लॉज 4 के अंडर में, जो अभी ड्राफ्ट रिलीज हुआ है उसमें, कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को जो लाइसेंसिंग देने की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि पावर जो है वो इस तरीके से दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइसेंस दी जाएगी, लाइसेंस देने में इशू ये आ रहा है कि जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे पहले रिकमेंडेशन ली जाती थी। अभी जो ट्राई के अंडर में ट्राई जो है वो 1997 के एक्ट के अंडर काम करता है, ठीक है। जब कभी भी गवर्नमेंट को कोई भी टेलीकॉम लाइसेंस इशू करना होता है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई से रिकमेंडेशन ली जाती है और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्शन लिया जाता है। पर अब क्या प्रोविज़न किया जा रहा है कि ट्राई की रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होगी लाइसेंस देते टाइम पर। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा कंसर्निंग मुद्दा ये आ जाता है क्लॉज 23 के अंडर कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस इशू की जाती हैं तो उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉलो तो डेफिनेटली करना होगा, पर वो स्टैंडर्ड्स जो भी फिक्स किए जाएंगे उन स्टैंडर्ड्स में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर तो बोले प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे कि रिसेंटली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जो वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन इशू की थी कि भाई आप जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में लोकेट करो, बाहर के सर्वर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा इशू आया था बहुत बड़ा। रिजल्ट क्या रहा था, प्रोटोन, टनल बियर ऐसे करके जो वीपीएन प्रोवाइडर्स थे उन्होंने अपना काम बाइंड करके इंडिया से वो निकल लिए। बोला हमारा काम यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना है और वीपीएन का तो काम इस तरीके से है कि जहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर पाओ वहाँ पर आपको यूज़र को अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए उनको डेटा अवेलेबल कराने का काम करता है वीपीएन नेटवर्क, है ना। तो उस केस में हम वर्चुअल का मतलब क्या हो गया कि हमारा खुद का प्राइवेट नेटवर्क एक सेपरेट, जिसमें हम एक्सेस करेंगे एक घोस्ट की तरह जहां पर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। बोले जब हमारा काम करने का तरीका यही है तो आप इस तरीके से डेटा हमसे मांगोगे तो हम यूजर का डेटा कैसे देंगे आपको। तो बोलो हाँ, वो तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ ही चला गया, हम जिस चीज़ पे काम करते हैं उससे ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो फिर वीपीएन का मतलब क्या रह गया। तो बोले इस तरीके के स्टैंडर्ड्स भी है जो हैं वो बाइंड अप करवा देंगे काम को, ठीक है। इसके अलावा यूज़र के पास में चॉइस बहुत कम रहेगी अपनी प्राइवेसी और अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, ओके। इसके अलावा होस्ट डेटा जो है उनको रजिस्टर करवाने के लिए बोला गया है कि यूज़र जैसे केवाईसी हम करवाने जाते हो तो हम हमारा डेटा जो देते हैं ना, तो वो डेटा भी फिर गवर्नमेंट कभी भी एक्सेस कर सकती है, वो चीज़ें इसमें लाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर सिग्नल की हम बात करते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ये तो आप जानते ही हो। इसके अलावा सिग्नल की हम बात करें तो सिग्नल एक छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं है। तो इस कंपनी को अगर डिस्करेजमेंट फील होगा कि यार हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कि मतलब कंप्लायंस ज़्यादा लेकर के आनी है, डेटा शेयर करना है, तो ऐसे में अगर वो कंप्लायंस पे रिलाई करेंगे कि हाँ गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उनको हमें फॉलो करना है, तो उनको मुश्किल कहाँ आएगी कि कैसे वो इनोवेशन लेकर के आए, कैसे वो प्राइवेसी को और ज़्यादा रोबस्ट बना सके। उन चीज़ों पर वो पैसा नहीं लगा पाएंगे, फिर वो गवर्नमेंट को ही पैसा देते रह जाएंगे, चाहे वो लाइसेंस के नाम पर दो या किसी और काम के नाम पर दो। तो बोलो मुश्किल ही ये रहेगी कि फिर प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स फिर बाद में यूज़ भी नहीं करेंगे लोग। अब जब यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब कुछ डोमिनेंट फर्म्स रह जाएंगी, गिनती की फर्म्स रह जाएंगी, तो ये तो आप कंपटीशन को किल कर रहे हो, है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए।
तो एक ये कंसर्न यहाँ पे राइटर्स के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है। फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जब कभी भी डेटा को एक्सेस करेंगी तो उनके पास में क्या एविडेंस या क्या बात होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो डेटा एक्सेस कर सके, पर उनको भी क्लियर नहीं स्टेट नहीं किया गया इस बिल में। वेग ग्राउंड्स हैं, अनक्लियर ग्राउंड्स हैं, जो कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी ऐसे के ऐसे चल रहे थे। ठीक है, चाहे वो ऑपरेशन को सस्पेंड करना हो, ऑपरेशन को टेक ओवर करना हो, नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के डेटा को एक्सेस कर लेना है, बोल देना कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, डेटा आप शेयर करो नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से ये अनअकाउंटेबल मैनर में एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो डेटा एक्सेस करेंगी, तो भी फिर वो ठीक बात नहीं रहती। फिर आती है बात क्लॉज 34। इसमें ये बोला जाता है कि यूजर्स जो हैं वो फॉल्स पर्टिकुलर्स बिल्कुल भी नहीं देंगे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। अब इसमें एक तो पॉइंट ये आ गया, कई बार हम हमारी जैसे, खैर इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं नो डाउट, एक बैलेंस बनने की ज़रूरत है। कुल मिला करके हमारे यहाँ पे हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर कमियाँ हाईलाइट की जा रही है कि भाई इन कमियों पर आप नज़र डालो ज़रूर से। इसका मतलब ये नहीं कि 100% ये कमियाँ ही हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के भी कंसर्न्स है अपने। वो एक पॉइंट है कि आप नॉर्मली देखते हो फेसबुक पे हम हमारी आईडी बनाते हैं, कहीं पर भी कोई आईडी बनाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फेक आईडीज बना करके फिर उनका मिसयूज़ किया करते हैं, है ना। तो वो जो चीज़ है ना उसको करेक्ट करने के लिए बोला है कि पॉजिटिव ड्यूटी रहेगी यूजर्स की, वो फॉल्स पर्टिकुलर्स बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये डाल दी। फिर क्लॉज 51 है, वो सर्विस प्रोवाइडर को या फिर जो सप्लाई यूज़र है, मतलब जो यूज़र है उसके लिए बोला जा रहा है कि भाई कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग होगी तो उससे संबंधित डेटा एक्सेस करने के लिए ऑथराइज करेगी ऑफिसर्स को, या फिर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हो तो उनसे डेटा एक्सेस करना आसान रहेगा। फिर क्लॉज 53 है, वो ये कहता है कि टेलीग्राफ एक्ट में जो इनसफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड थे वो कंटिन्यू बने हुए हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले भी यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे फ़ोन टेपिंग का हमने मुद्दा लिया VP सिंह गवर्नमेंट का, शुरुआत में जो एनेक्डोट था, तो उसमें क्या था कि एक इंडिविजुअल बात कर रहा है फ़ोन पर, उसका फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है उससे बिना बताए, बिना उसकी कंसेंट लिए। तो वो जो चीज़ है, इसका मतलब तो कोई भी किसी की प्राइवेट बात सुन सकता है या फिर रिकॉर्ड की हुई बातें या डेटा या चैट जो है वो शेयर कर लेगा, तो इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। अगेन वही प्रिवेसी वाला मुद्दा ही हाईलाइटेड है, घूम फिर करके उसी के चारों तरफ घूम रहा है ये पूरा आर्टिकल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सर्विलियंस बहुत ज़्यादा देने की बात की जा रही है। सर्विलियंस की जो पावर है स्टेट को बहुत ज़्यादा दी जा रही है अगेंस्ट मिलियंस ऑफ इंडियन, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। पर सवाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। अब ट्रांसपेरेंसी कम होने के दो एग्जाम्पल्स हाईलाइट किए जा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी रिसेंटली सर्विलियंस से रिलेटेड जब डेटा मांगा गया कि भाई आप ये बताओ कि कितना आपने सर्विलियंस के बेसिस पे डेटा गैदर कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सवाल डाला गया, उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जवाब ही नहीं दिया। दूसरा, CBI ने इन्वेस्टिगेशन करना था, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पर पता पड़ा कि एविडेंसेस जो लिए गए थे वो रेलेवेंट ही नहीं थे उस केस से। अब केस को तो हाईलाइट नहीं किया है, केस से रेलेवेंट ही नहीं थे, उसके बावजूद भी CBI ने वो एविडेंसेस यूज कर लिए कि हमें इस तरीके से डेटा मिला है इंटरनेट पे। अब वो इंटरनेट पे जो डेटा है वो क्या था ये तो कम से कम ओपन करना चाहिए ना, पर सर्विलियंस स्टेट है, इसका मतलब वहां पर ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं किया गया ये बोल करके। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें 3 साल पहले की बात है ना, अभी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, तो ये CBI से रिलेटेड ही मुद्दा था कि भाई आप जो कुछ भी किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो, किसी के खिलाफ में भी कोई कार्रवाई कर रहे हो, तो आपके पास में एविडेंस क्या है वो तो बताओ। फिर CBI का कहना ये कि भाई हमें तो मिले हैं इंटरनेट से, पर वो इंटरनेट से क्या मिला वो तो बताओ, क्या वो रेलेवेंट है इस केस से या नहीं। तो वो चीज़ें फिर सवाल उठा देती हैं ट्रांसपेरेंसी पे। तो कुल मिलाकर के ट्रांसपेरेंसी के साथ में लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है ही। दूसरी अगर चीज़ें देखें तो जो वेग चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए जाते हैं उन पे बहुत सवाल उठते रहते हैं। तो ये देखो कमियां कहीं ना कहीं बनी हुई हैं और इन कमियों को यहाँ पर राइटर्स ने हाईलाइट कर दिया। अब आपको जो ठीक लगे वो अपने हिसाब से पिक कर लेना, और वो जो डिटेल्स हैं ड्राफ्ट बिल की वो एक्सप्लेन पेज वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, देख लेना आप। नेक्स्ट आर्टिकल है गिव एंड टेक। देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने यूनाइटेड स्टेट्स में साफ साफ कहा कि F-16 को रिफर्बिश करने के लिए जो आपने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए ना,
बोला उसमें आप हमें पागल मत बनाओ, आप किस लिए ये F-16 कहाँ यूज़ होता है हमें भी पता है, ठीक है। ये हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी, पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ चलाने के लिए या टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हम F-16 को तैयार करवा रहे हैं। और ये देखो वॉशिंगटन की ऑब्लिगेशन भी बन गई है। कैसे? क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो मोर और लेस अफ़गानिस्तान में जो भी मुद्दा उठता रहा है उसमें सेटल करने के लिए पाकिस्तान वैसे तो 100% रिलायबल ऑप्शन नहीं है, पर पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अमेरिका के पास में। कैसे नहीं है? एक बार हम ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करें तो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर शेयर करने में पाकिस्तान इधर है, ठीक है, मोटा मोटा ये पाकिस्तान इधर देख लो, इधर ईरान है और इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गए। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में तो देखो सीधी पकड़ किसकी है? रशिया की। इधर देख सकते हो ईरान के साथ में बॉर्डर शेयर होती है, पर ईरान और यूएसए की वैसे नहीं बनती। और तीसरा है यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आज तक अमेरिका से पैसे तो बहुत ले लिए, पर वो पैसे का प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो हुआ नहीं। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही भी थी, बोले ये तो बहुत बर्बाद करने वाले काम कर रहे हैं, बोला बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने दे दिए इनको, पर फिर भी ये कुछ काम के नहीं है पाकिस्तानीज जो हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर रशिया की डोमिनेंस, यहाँ ईरान और इधर चाइना है, और इधर इंडिया की ज़्यादा बॉर्डर शेयर होती नहीं अफगानिस्तान से। आपको पता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में थोड़ी बहुत बॉर्डर शेयर होती है, पर वो भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से हमारी है नहीं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक ऑप्शन बच जाता है फिर अमेरिका के पास में। तो अमेरिका पर मजबूरियां हैं ये। अब वो मजबूरियों में जो F-16 को रिफर्बिश करने का मौका जो दिया है वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आप पाकिस्तान और हमारी रिश्तेदारी कैसी है आपको भी पता है। अब देखो अमेरिका ने कहा कि अलकायदा, ISIS और ये राइज हो रहे हैं, बोला इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, इसके लिए पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान को जब जब भी सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, तब तब अमेरिका ने तो धोखा खाया जो खाया, पर पाकिस्तान एक दोगलीपंथी करनी शुरू कर देता है और क्या बोलता है वॉर ऑन टेरर में, जो कि अफगानिस्तान में ज़बरदस्त टेररिज्म बढ़ रहा है, उसमें पाकिस्तान के थ्रू US जो है वो फाइट करेगा। पर सच तो ये है कि अफगानिस्तान में जब से USA ने इन्वेड किया तब से US और नेटो के ट्रूप्स ने वहाँ पे फाइट किया था, पाकिस्तान के खुद के ट्रूप्स ने थोड़ा ना फाइट किया था। आज अगर रिसेंट अगर देखें, अलकायदा के लीडर अल जवाहिरी को जो असैसिनेट किया गया, मारा गया काबुल में, ठीक है, तो वो मारने के लिए ड्रोन तो अल्टीमेटली USA का ही गया था, है कि नहीं? तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या शो कर रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो केवल बावड़ा बनाता है। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के नाम पर 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुका है। पहले जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सरदर्दी बन के निकल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए काम में लिया गया, एयरफोर्स ने काम किया, पर वो काम अच्छे से सक्सेसफुल अमली जामा नहीं पहुंच पाया, ठीक है। फिर भी USA ने अपनी तरफ से F-16 का जो सपोर्ट है वो रिवॉर्ड के तौर पे देने की बात कह दी। F-16 जो थी वो यूज़ हुई पहले तो कहाँ पे? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने 1979 के टाइम पे इन्वेड किया था, ठीक है, तो उनको सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसको वहाँ से भगाने के लिए, सोवियत यूनियन को भगाने के लिए F-16 दिया था पाकिस्तान को। दूसरा, जब 2001 में USA को एंटर होना था अफगानिस्तान में, तो उस टाइम पर स्वीटनर के तौर पे दिया था कि हाँ जी अफगानिस्तान में अलकायदा के बेस है और वहाँ से ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ USA के अगेंस्ट में ऑपरेट हो रही हैं, तो पाकिस्तान को राजी रखना हमारे लिए ज़रूरी है। पर दोनों इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो USA खुद अपने लिए ये काम कर रहा था, पर अभी की सिचुएशन अगर देखें तो USA ने तो विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में ये सवाल है कि अफगानिस्तान को कैसा टैकल किया जाए। तो अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए पाकिस्तान को खुश रखना चाहता है US, और पाकिस्तान को खुश क्या, ऑब्लिगेशन बनाना चाहता है कि भाई साहब हमने आपको पैसे दे दिए, अब हमारे बिहाफ पर तुम लोग अफगानिस्तान में जाकर के अटैक्स करो, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि अलकायदा अपनी पकड़ बना रहा, ISIS जो है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, जो ISIS का ही ब्रांच बताया जाता है अफगानिस्तान में, वो राइज हो रहा है। तालिबान है, उस पर कंट्रोल बनाना है। वो सारी परिस्थितियों में पाकिस्तान का एयर स्पेस है ना वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है। अब USA ने तो विड्रॉ कर लिया, पर वही चीज़ है कि अब अफगानिस्तान से कुछ और एक्टिविटी ना हो, कोई भी टेररिज्म की, उसको कंट्रोल करना है।
वही चीज़ है कि अफगानिस्तान में जब से विड्रॉ किया है ट्रूप्स ने, तब से ये यूएसए 100% तो देखो खत्म होगा नहीं, वो बात अलग है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ज़्यादा फोकस हो गया है अभी यूएसए का, इस वजह से अफगानिस्तान से तो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए। पर ये चीज़ भी बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं की जा सकती कि जी अफगानिस्तान से अब कोई अटैक नहीं हो सकता या फिर अफगानिस्तान कोई थ्रेट नहीं है यूएसए के लिए। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो शो करती हैं कि यूएसए क्यों सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और इंडिया ने क्यों अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। देखो इसके पीछे एक और लॉजिक है जो यहाँ पर एडिटर साफ साफ बता रहे हैं कि रशिया ने जब से यूक्रेन पे अटैक किया है तब से इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम लेकर के कि भाई हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हमें जो ठीक लगेगा इंडिया इंडिया के साथ है, हम हमारे हिसाब से हमारे एक्शन लेंगे। पर सवाल ये है कि जब हमें हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी थी और जब हमारे यहाँ पर ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पीक्स पे पहुंच गए थे, तब हमने रशिया से कंसेशनल रेट्स पे खरीदा तेल, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार रशिया पे सैंक्शंस लगाए। तो उन सैंक्शंस को हमने नहीं माना, हमने कह दिया भैया हम बर्बाद हो जाएंगे आपके सैंक्शंस को मानेंगे तो ऐसी परिस्थितियों में यूएस और यूरोप दोनों हो गए इंडिया से नाराज, डेफिनेटली हुए होंगे। और उसी का रिटेलिएशन ये है कि भाई जब तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ले सकते हो तो हम भी तो हमारे साथ, हमारा जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन है उसको मेंटेन रख ही सकते हैं, है कि नहीं। तो वो एक पॉइंट और निकल के आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो इंडिया ने तो देखो अपने प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट को मेंटेन रखा है कि भाई हम एक धड़े में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, रशिया को कन्विंस करेंगे कि युद्ध रोको, वेस्ट को ये कहेंगे कि सैंक्शंस मत लगाओ, कोई मतलब वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा होती चली जाएगी इस चीज़ से। पर ये बात है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रही हैं, नो डाउट। और दूसरी अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को नॉर्मलाइज होना होगा, अब वो नॉर्मलाइज होगा कब ये अभी तक कुछ दूर दूर तक पता है नहीं। तो ये सिनेरियो अभी इंडिया यूएस पाकिस्तान ट्रायंगल की हमने चीज समझा। लास्ट आर्टिकल है, देखो पीएफआई को बैन कर दिया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया कि बोले 5 साल तक पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसका जो एसोसिएट जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम बैन कर रहे हैं। एसोसिएट ग्रुप्स में मेनली कौन है, यहाँ पर देख सकते हो एसडीपीआई, ठीक है, जो कि एक तरीके से पॉलिटिकल ब्रांच मान लो पीएफआई की, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकली हैं उनमें ये देखा गया है कि एक तो आईएसआईएस के साथ में इनका लिंक निकला है पीएफआई का, ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ में अच्छा खासा, और दूसरा जो देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारी किलिंग्स में पीएफआई के इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और फिर बाद में बैन लगा दिया गया, और बैन भी जो है 5 साल के लिए लगाया है, और पीएफआई ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि बैन लगाने से सब ठीक हो जाएगा, आंसर है नो, क्योंकि पीएफआई के जो मेंबर्स हैं वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे। अब अंडरग्राउंड चल करके फिर अपना जो कैंपेन है वो कंटिन्यू करेंगे। अब पीएफआई का काम करने का तरीका क्या होता है, जो भी मुस्लिम्स या फिर जो कह सकते हैं ना जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो मतलब खुश नहीं हैं सरकार की एक्टिविटीज़ से, उन लोगों से जाकर के अपना कांटेक्ट बनाते हैं और उन लोगों को अपने साथ में ज्वाइन कराते हैं। दैट मीन्स कि जो रिसेंटमेंट है ना, नाराज़गी है इंडियन स्टेट के खिलाफ में मुस्लिम्स के मन में, उसको हार्नेस करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं ये, ठीक है, पीएफआई वाले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले ये लंबा चलेगा। बहुत से मुस्लिम यूथ ऐसे हैं जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसके अंडर में लंबे समय तक उनको सजा दे दी जाती है, जबकि पता पड़ता है कि हाँ जी ये तो कल्प्रिट थे ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। और उस कहते हैं ना कि जो एक तरीके से एक मेजोरिटेरियन एजेंडा को दिमाग में रखते हुए और फिर ये सोचते हैं कि भाई अभी तो मेजोरिटेरियन सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, तो उस वजह से फिर वो यूँ सोचते हैं कि भाई हम तो विक्टिम्स हैं। तो वो विक्टिम मूड वाला जो पॉइंट है ना, उसको पीएफआई फिर यूज करती है, और इस तरीके का जो डिसएंचेंटमेंट है या डिसइल्यूजनमेंट है, ठीक है, जो नाराजगी है, डिस्ट्रस्ट है मुस्लिम्स के मन में, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, उसको फिर बाद में एक्सप्लॉइट किया जाता है पीएफआई के द्वारा, और वो भी वायलेंट मैनर में, जो कि ठीक बात नहीं है। अब देखो एसडीपीआई है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम करती है, नो डाउट एसडीपीआई को भी बैन किया गया है, वो बात ठीक है कि अब कोर्ट में भी अब अपील करेंगे कि हाँ भाई हमें बैन क्यों किया गया है, वो सारी चीज़ें कोर्ट डिसाइड करेगा फाइनली। पर देखने वाली बात यह है एसडीपीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ऑपरेट होने वाली है। पर सही तो ये है पॉइंट देखो कि
जब कभी भी कोई भी एक्शन लिया जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंटेन होना जरूरी है। दैट मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाए और उनको एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करे तो उस केस में वो इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे होना चाहिए। दूसरी अगर देखी जाए कि जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें हड़बड़ी की बजाय सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। जैसे अभी हमने देखा कि बैन करने से काम नहीं चलेगा, बैन हो गई चलो ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा। जैसे हमने पीएफआई के लिए देखा तो सिमी को जब बैन किया गया था तो उसी का रिजल्ट हुआ ना पीएफआई, ठीक है, तो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन राइज हो जाएगा। तो पॉइंट यहां पर ही आ रहा है कि जो डिस्ट्रस्ट या डिसइल्यूजन्ड मुस्लिम यूथ है या फिर इंडिविजुअल्स है उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की भी जरूरत है, ठीक है। बाकी तो देखो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो डेफिनेटली होनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। फिर वो डिस्कशन यही खत्म है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।